हेलो गुड इवनिंग गाइस, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं JKSSV ऑनलाइन ट्यूटोरियल। और आज की क्लास में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल को पार्ट नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का। इससे पहले हम 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो पहले वो लेक्चर देखिएगा, फिर आप इस लेक्चर को देखेंगे। तो मेटल नॉन मेटल जब मैं आपको करवा रहा था, हमने मेटल पूरा कंप्लीट कर लिया। आज हम नॉन मेटल करने वाले हैं और नॉन मेटल का भी ये पार्ट कि नॉन मेटल होता क्या है ये मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार मैं दोबारा से रिकैप कर देता हूँ, देन हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो मैंने बताया था कि नॉन मेटल वो होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने को ही क्या कहा जाता है? एनाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनाइन बनते हैं। और गेन करने के बाद चार्ज कौन सा आता है? नेगेटिव चार्ज। और इस प्रोसेस को, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। तो अगर आपकी बैकग्राउंड साइंस नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बस आपको वही लर्न करना है, वही पढ़ना है और इतनी प्रैक्टिस आपको बार बार इसकी रिवीजन करनी है। बस इतना ही करना है, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से चला जाएगा। इवन कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? रिडक्शन बोला जाता है। रिडक्शन, और इस प्रोसेस को रिडक्शन बोला जाता है। और इस पूरे को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो नॉन मेटल होते हैं ये सारे क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और वो वाले क्या थे मेटल? वो रिड्यूसिंग एजेंट थे। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें गेन होता है। और बोला जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है, तो आंसर होगा फ्लोरीन। तो ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। सो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। नॉन मेटल की आगे प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, क्या क्या हमें पढ़ना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने मेटल की लिखी थी कि वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसकी जो ऑक्साइड्स होती है, द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, साथ साथ आपको नोट डाउन करना है, नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो कल मैंने बताया था एसिड बेस क्या होता है। आज का क्वेश्चन आपके लिए जो आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है, आपका ब्लड जो होता है, ब्लड बॉडी में वो कौन सा नेचर होता है? एसिडिक होता है कि बेस होता है? एसिड होता है, बेस होता है, ये मुझे आपको बताना है। और एसिड की पीएच स्केल के ऊपर रीडिंग क्या होती है, किसको एसिड बोला जाता है, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, ब्लड आपका एसिड है, बेस है, ये बताना है। प्लस एसिड की रीडिंग क्या होती है, दोनों क्वेश्चन मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं। ठीक है, आप एक्टिव होकर रिप्लाई करोगे, हम भी आपका रिप्लाई करेंगे। कुछ भी डाउट्स आप पूछते हो, प्लस अगर आपका रिस्पांस अच्छा होता है तभी हम लोग आपके लिए नेक्स्ट क्लासेस लेके आते हैं। ठीक है, रिस्पांस देख के ही हम क्लासेस लेके आते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और एक चीज़ तो मेक श्योर कर देता हूँ कि इससे बेटर कंटेंट JNK में नहीं मिलेगा। ठीक है, ये मेरा चैलेंज आपको। आगे लिख लीजिए, एक आपका ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, इज ओनली नॉन मेटल। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो किस फॉर्म में है? लिक्विड इन फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? ये लिक्विड इन फॉर्म में मिलता है। जैसे मैंने मेटल में बताया था कौन सा? मरकरी। मैंने बताया मरकरी कैसा होता है? लिक्विड इन फॉर्म होता है। और मरकरी के मैंने और भी पॉइंट बताए थे। इसी तरह आपको याद रखना है कि ब्रोमीन आपका एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है? लिक्विड इन फॉर्म में मिलेगा आपको। कैसा मिलेगा? लिक्विड इन फॉर्म में मिलेगा। तो ये पॉइंट याद रखना, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा गाइस, आपका आयोडीन। आपका आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है, इज ओनली नॉन मेटल विच इज हैविंग लस्टर, जिसकी चमक होती है। आपको पता है मेटल की चमक होती है बट नॉन मेटल की चमक नहीं होती। और ये एकमात्र क्या है? आयोडीन एकमात्र नॉन मेटल है जिसकी क्या होती है? लस्टर होती है, चमक होती है। तो मेटल की चमक होती है, नॉन मेटल की चमक नहीं होती। ब्रोमीन एकमात्र नॉन मेटल है जो आपका लिक्विड इन फॉर्म में मिलता है। उसमें मेटल था मरकरी जो लिक्विड इन फॉर्म में मिलता है। मरकरी के बहुत सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। और इसकी जो ऑक्साइड होती है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलता है, जो मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है वो कैसी होती है? वो एसिडिक इन नेचर होती है। वो एसिडिक इन नेचर होती है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और आयोडीन मिलती कहाँ है आपकी? देखो, यो आपके इन
सी वीड्स होते हैं, जो समुद्री घास होती है, आयोडीन इज प्रेजेंट, वहाँ पे क्या होती है, आयोडीन प्रेजेंट होती है आपकी। और ये जो समुद्री घास होते हैं, ये गाइस क्या होता है, ये आपका सोर्स होता है किसका, मीथेन गैस का। किसका, मीथेन गैस। आपकी मीथेन गैस का सोर्स होता है क्या, सीवीड्स। तो ये छोटा सा पॉइंट आप दिमाग में रखना। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, मेटल्स एंड नॉन मेटल जो केमिस्ट्री का टॉपिक है, इसमें हम लोग ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं, आपको सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पढ़नी है। और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये एटलीस्ट 10 से 15 मैंने पेपर एनालिस करके वहाँ से कॉन्सेप्ट निकाले हैं सारे। और आपकी 3-4 बुक को मैंने फॉलो किया हुआ है सिर्फ मेटल नॉन मेटल चैप्टर को बनाने के लिए। तो इससे बाहर कुछ नहीं होगा, बस आप आराम से पढ़िए और यही है सब कुछ। आप क्वेश्चन देखोगे, आपको सारे क्वेश्चन आते होंगे। तो मीथेन का ये क्या होता है, जो सी बीड्स होता है, ये मीथेन का क्या है, एक सोर्स है, यहाँ से मीथेन गैस काफ़ी निकलती है। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। आगे लिख लीजिए आप, नेक्स्ट हेडिंग दे लीजिए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जो आपका कार्बन है ये भी नॉन मेटल है। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स वो चीज़ें होती हैं जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म बनेंगे, एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म बनते हैं। जैसे कार्बन के अलग अलग होते हैं, कार्बन 1 2 ऐसे अलग अलग मतलब नाम होते हैं, तो उसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स। इसके जो अलग अलग फॉर्म होते हैं, जैसे इसका, ये क्वेश्चन यहाँ से आता है। सबसे पहले है डायमंड, सबसे पहले है डायमंड, उसके बाद आएगा आपका ग्रेफाइट, तो थर्ड है इसका बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, तो ये है आपके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कार्बन का एलोट्रॉप्स नहीं है, तो तीनों आपको याद रखने हैं। तो एक एक के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है डायमंड। तो डायमंड का एक छोटा सा पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए द हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, मैं मेटल और नॉन मेटल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ हार्डेस्ट सब्सटेंस, सबसे हार्ड क्या चीज़ होती है, तो इसका आंसर आएगा गाइस, इसका आंसर आएगा, ठीक है, ग्रेफीन। अगर पूछे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है, उसका आंसर होगा ग्रेफीन। कौन सा होता है, ग्रेफीन। याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्रेफीन। लेकिन 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 अगर वो आपको पूछे द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, जो अपने आप नेचुरली होता है, जिसको आप खुद नहीं, ये आर्टिफिशियल है, ये बनाया जाता है, लेकिन ये आर्टिफिशियल होता है, अपने आप नेचुरली होता है, ये आंसर होगा डायमंड। ये आप बुक में पढ़ते हो। तो ये कैसा होता है, ये बाय नेचुरल होता है। और अगर हार्डेस्ट पूछे तो आंसर होगा ग्रेफीन। ठीक है, मैंने आपको बताया कि कार्बन की एलोट्रॉप्स हम पढ़ रहे हैं। एलोट्रॉप्स मतलब इसके बहुत सारे एक ही सब्सटेंस के अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो उसमें मेनली मैंने 3 लिखवाए आपको, जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो मैंने डायमंड के बारे में बताया, ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, जिसका नाम है डायमंड। अगर हार्डेस्ट पूछे तो आंसर होगा ग्रेफीन। उसके बाद क्वेश्चन आता है ग्रेफाइट के ऊपर। ठीक है, ग्रेफाइट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। इसके बारे में लिख लो, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। डायमंड के बारे में यही पूछा जाता है। और ये किसकी एलोट्रॉप्स है, ये कार्बन की एलोट्रॉप्स है। चलो ग्रेफीन के बारे में लिख लो, ये एकमात्र ओनली नॉन मेटल है, एकमात्र ओनली नॉन मेटल है विच इज कंडक्टर, जो क्या है, कंडक्टर है। और कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मेटल या नॉन मेटल कोई भी चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट कर पाता है, मतलब उसमें से पास हो पाती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी या हीट, तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। तो नॉन मेटल पूछेगा कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर होता है। वैसे तो मेटल ऑलमोस्ट सारे ही क्या होते हैं, मेटल सारे के सारे क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं मेटल। बट एक ऐसा मेटल था जो नॉन कंडक्टर था,
उसका नाम क्या था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। लास्ट क्लास अगर पढ़ी, अगर आप एक्टिव हो तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा कि आंसर क्या है। अगर आप एक्टिव नहीं हो तो फिर आपको आगे भी लेक्चर ही देखना है, यहाँ से मर्जी देखते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग पढ़ाते हैं सिर्फ सिंसियर कैंडिडेट को जो रेगुलर पढ़ते हैं और पूरी वीडियो देखते हैं लास्ट तक, ठीक है। इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चन देता रहता हूँ ताकि आप लोगों का पिछली क्लास रिवाइज हो जाए। तो मैंने बोला ओनली सब्सटेंस होता है एक नॉन मेटल ग्रेफाइट जो कंडक्टर होता है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है, ये कंडक्टर क्यों होता है। देखो, इसमें बेसिकली ग्रेफाइट में अलग अलग 3 लेयर बनी होती हैं। ग्रेफाइट बेसिकली लेयर इन फॉर्म होता है, अंदर इसके लेयर बनी होती हैं। उन लेयर की वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन कोई भी होगा उसमें से करंट दोगे वो पास हो जाएगा, जैसे मैंने मेटल का बताया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि ग्रेफाइट कंडक्टर क्यों होता है, तो आंसर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लेयर। इसकी लेयर की वजह से ये कंडक्टर होता है। वैसे तो इसमें ये भी आ सकता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई भी चीज़ कंडक्टर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बस उसी की वजह से चीज़ कंडक्टर होती है। और फ्री इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में नहीं देगा, आपको देगा लेयर की वजह से। तो ग्रेफाइट में अपनी लेयर होती हैं अलग अलग, जिसकी वजह से बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और जिसकी वजह से ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना, इसको आप लिख लो आप, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 2 लिख लीजिए आप। जो आपकी लेयर होती हैं, लेयर ऑफ ग्रेफाइट, तो आपको पता है ग्रेफाइट में लेयर होती हैं जिसकी वजह से ये कंडक्टर है, आर बॉन्डेड बाय, ये किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं, ये जुड़ी रहती हैं आपकी वैंडरवाल फोर्सेस के द्वारा। तो अलग अलग प्रकार की फोर्सेस होती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होती हैं, न्यूक्लियस फोर्स होती हैं, और जहाँ कोई भी फोर्स नहीं होती वहाँ पे कौन सी फोर्स होती है, वहाँ पे वैंडरवाल फोर्स होती है। कौन सी फोर्स होती है, वैंडरवाल फोर्सेस। तो उसकी लेयर किसकी वजह से आपस में जुड़ी रहती हैं, आगे पीछे नहीं होती, ड्यू टू वैंडरवाल फोर्सेस, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है लेकिन आपको याद रखना है। आगे लिख लो, इसको किसके लिए, ग्रेफाइट को एक चीज़ के लिए और यूज़ किया जाता है, डेट इज सॉलिड ल्यूब्रिकेंट। तो सॉलिड ल्यूब्रिकेंट किसके लिए, सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के लिए क्या यूज़ किया जाता है, इसके लिए भी आपका ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। तो ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। तो ल्यूब्रिकेंट होता है जैसे बीच में ऑयल का काम करता है, जैसे आपकी घुटनों में क्या होता है, ऑयल होता है ना, जिसकी वजह से ल्यूब्रिकेंट होता है। जैसे कोई भी चैन चल रहा है किसी के साथ, दो ऐसे आपस में ये दोनों चल रही हैं, ठीक है, इसके बीच में अगर ये सूख जाएगा या टूट जाएगा, तो इसको ल्यूब्रिकेंट प्रोवाइड करने के लिए ऑयल यूज़ किया जाता है। लेकिन जो सॉलिड के लिए ल्यूब्रिकेंट यूज़ होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट। तो आपका सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के लिए क्या यूज़ होता है, ग्रेफाइट। ये भी पॉइंट आप याद रखोगे, ठीक है। इसमें कुछ भी कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको मैं समझा रहा हूँ कि ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, और इसके लिए आपको याद रखना है कि सॉलिड ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है सॉलिड ल्यूब्रिकेंट के लिए। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, किस नॉन मेटल को एज अ सॉलिड ल्यूब्रिकेंट यूज़ कर सकते हैं, देन आंसर विल बी ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इन लेड पेंसिल, जो आपकी लेड पेंसिल होती है उसके अंदर ग्रेफाइट यूज किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपकी लेड पेंसिल होती है उसमें कौन सा नॉन मेटल यूज किया जाता है, देन आंसर इज ग्रेफाइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो, ठीक है, इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि लेड पेंसिल में जो इसका सिक्का होता है बीच में जिससे आप लिखते हो, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें ग्रेफाइट यूज़ किया जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जो बच्चे अक्सर गलती करते हैं, ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगली क्लास में दूंगा, फिलहाल क्वेश्चन लिख लो, परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल। जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड की कितनी परसेंटेज होती है, तो ऑप्शन आपको मैं दे भी देता हूँ। 50% लेड होती है लेड पेंसिल में, दूसरा ऑप्शन है 40%, तीसरा ऑप्शन है 75%,
फोर्थ ऑप्शन है 0%। तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा, मैं इसको अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। ठीक है, जो लेड पेंसिल है उसमें लेड का परसेंटेज क्या रहता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। ये भी मैंने लिखवाया था, लिख लो, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो एक बार पॉइंट लिखा हो तो याद रहेगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, क्योंकि कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, इसमें कार्बन होंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन, ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, डेट इज 60। और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है, शॉकर बॉल की तरह होता है। कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है। बस ये 2 पॉइंट इसके याद रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा मैंने आपको लिखवा दिया इसका। ठीक है, तो आपका जो बकमिंस्टर फुलरीन होता है उसके टोटल नंबर ऑफ कार्बन 60 होते हैं, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फुटबॉल की तरह होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा आपका कार्बन का एलोट्रॉप्स है जिसका स्ट्रक्चर फुटबॉल की तरह होता है, शॉकर बॉल की तरह होता है। तो आंसर होगा आपका बकमिंस्टर फुलरीन। तो ये पहली बार आप नाम सुनोगे जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो फिर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। इसलिए पॉइंट सारे लिखे हुए उसको एक बार रिवाइज करो। आपको क्लास को जो भी आपने नोट्स बनाए उसको बार बार रिवाइज करना। और इसके नोट्स आई थिंक आपको शायद ही ना मिले, फिजिक्स के नोट्स, ये आपको खुद बनाने पड़ेंगे। हाँ, इकोनॉमिक्स के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे आपको मैंने एक शेयर भी किया था आपकी ऐप में। ठीक है, उसके कंप्लीट नोट्स आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आगे कुछ लिख लीजिए नॉन मेटल, इसके लिख लीजिए एलोट्रॉप्स, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। जो आपका नॉन मेटल है फास्फोरस, इसके एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, तो इसके इंपॉर्टेंट लिख लीजिए 3, बता देता हूँ। ठीक है, बता देता हूँ। वैसे तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन यही आएगा कि फास्फोरस का एलोट्रॉप्स क्या, कौन सा नहीं है, कौन सा है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक होता है आपका रेड फास्फोरस, एक होता आपका वाइट, ठीक है, और एक होता आपका ब्लैक फास्फोरस। इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ पी। ठीक है, फास्फोरस। तो ये कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इसका स्ट्रक्चर है ऐसे होता है आपका, ऐसे एक फास्फोरस का यहाँ होता है, एक यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, इस तरीके से, और बीच में ऐसे लाइन होती है इसकी, ऐसे स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये कहाँ यूज होता है, जो आपकी मैच स्टिक्स होती हैं, जो माचिस की डिबिया होती है ना, उसमें जो माचिस के छोटे छोटे तीले बनाए जाते हैं, उसके आगे जो लगाया जाता है वो होता है आपका रेड फास्फोरस। तो मैच स्टिक में कौन सा एलोट्रॉप्स यूज किया जाता है फास्फोरस का, डेट विल बी रेड फास्फोरस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैच स्टिक किसकी बनती है, आपकी रेड फास्फोरस की। तो यही पॉइंट याद रखोगे। अब बारी आती है वाइट की। इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है P4। क्या फॉर्मूला होता है, P4। ये होता कैसा है गाइज, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म। रिएक्टिव मतलब होता है बहुत जल्दी ये रिएक्ट कर देता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है, किसी के साथ में मिल जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फास्फोरस। ये जो फास्फोरस की टाइप होती है उसकी जो फॉर्म है, ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये रिएक्टिव होता है। मतलब हवा पानी किसी के साथ भी रिएक्ट कर देगा। पानी नहीं, खैर हवा के साथ टेम्परेचर इसका, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। इसका अपना टेम्परेचर बहुत होता है, थोड़ा सा भी आप हवा में रखोगे इसको भी आग लग जाती है। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केप्ट अंडर वाटर। तो वाटर को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ H2। अब इसको पानी के अंदर रखा जाता है, जो आपका वाइट फास्फोरस होता है इसको पानी के अंदर रखा जाता है। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो बाहर रहेगा तो आग लग जाएगी इसमें। और ये इसका फॉर्मूला होता है P4, और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पूछा जाएगा फास्फोरस का कौन सा एलोट्रॉप सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आंसर होगा वाइट फास्फोरस। ठीक है, और ब्लैक की अभी तक ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई है, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमें अभी भी। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। तो इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, चलिए इसका एक बार यूज़ लिख लीजिए, यूज़ कहाँ किए जाते हैं। तो पहला तो ये यूज़ होता है इसका एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, जो विस्फोटक वगैरह बनाते हो ना।
ठीक है, बम वगैरह के धमाके करने के लिए। और दूसरा इसका यूज़ होता है रैट पॉइजन के लिए। रैट पॉइजन के लिए, रैट पॉइजन वही होता है जो आप सोना मोना धोखा देने पे खाते हो, ठीक है, जो आप चूहे वाली दवाई खाते हो। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फाइड, ठीक है, फॉस्फाइड। चलो, जिंक फॉस्फाइड होता है जो रैट पॉइजन होता है। ये किसका है? ये आपका फास्फोरस का एलोट्रॉप्स है, ठीक है। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला होता है वो होता है Zn3P2, ठीक है, P2Zn3, जिंक फॉस्फाइड। तो रैट पॉइजन में क्या यूज़ किया जाता है? तो उसमें यूज़ किया जाता है आपका बाइट फास्फोरस, जो कि एक एलोट्रॉप्स है किसका? फास्फोरस का। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ, आज की क्लास में ये भी ख़त्म करता हूँ। तो कल हम यहाँ से स्टार्ट करके इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं रिकैप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा याद हो जाए आपको। सबसे पहले मैंने आपको नॉन मेटल बताया, ठीक है, नॉन मेटल बताया। फिर उसकी थोड़ी सी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई। नॉन मेटल मैंने डिस्कस करा, मैंने प्रॉपर्टी बताई, ये एसिडिक इन नेचर होता है। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन पुट किया कि ब्लड का नेचर कैसा होता है और एसिड चीज़ों को जो एसिडिक होता है उसकी पीएच वैल्यू क्या होती है। फिर मैंने बोला एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड इन फॉर्म में होता है वो कौन सा है? ब्रोमाइन। और एकमात्र मेटल मरकरी जो लिक्विड इन फॉर्म में होता है। आयोडीन क्या होता है? ये नॉन मेटल है जो कि क्या होता है? लस्ट होता है, इसकी अपनी चमक होती है, ठीक है। और जो सी वीड्स होते हैं, जो आपके समुद्री घास होते हैं, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। और इसका सोर्स ये किसका है? ये मीथेन गैस का सोर्स है, मीथेन निकलती है यहाँ से। फिर मैंने आपको कार्बन के एलोट्रॉप्स पढ़ाए। कार्बन के मैंने बोला सबसे पहला डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुलरिन। तो सबसे पहले डायमंड मैंने बताया, क्वेश्चन इसमें यही आता है कि सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेस कौन सा है? तो आंसर है डायमंड। अगर ऐसे पूछे सबसे हार्डेस्ट कौन सा है तो आंसर है ग्रेफीन, आंसर है ग्रेफीन। फिर मैंने ग्रेफाइट के बारे में बताया, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो कंडक्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर से लेयर होती है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन आएगा लेयर। ये लेयर किसकी वजह से आपस में जुड़ी रहती हैं? तो आंसर है वैंडरवाल फोर्सेस के द्वारा। किसके द्वारा? वैंडरवाल फोर्सेस के द्वारा। फिर सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए किसको यूज़ किया जाता है? ग्रेफाइट को ही यूज़ किया जाता है। फिर मैंने बताया लेड पेंसिल में ग्रेफाइट कितना होता है? लेड पेंसिल में क्या होता है? आपका ग्रेफाइट होता है। लेड पेंसिल में जो सिक्का यूज़ किया जाता है वो ग्रेफाइट होता है। और लेड पेंसिल में ग्रेफाइट की परसेंटेज क्या होती है? ये भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, आज। फिर मैंने आपको बताया बकमिस्टर फुलरिन के बारे में। मैंने बताया याद रखना कि टोटल इसके कार्बन 60 होते हैं और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? फुटबॉल की तरह होता है। देन आपको मैंने फास्फोरस के एलोट्रॉप्स पढ़ाए। फिर मैंने क्लास को ख़त्म किया आज की। एक होता है रेड, एक होता है वाइट, एक होता है ब्लैक। रेड वो होता है जिसमें आप मैच स्टिक बनाते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि मैच स्टिक में कौन सा नॉन मेटल यूज़ किया जाता है? डेट इज़ रेड फास्फोरस, जो कि एक एलोट्रॉप्स है किसकी? फास्फोरस की। फिर वाइट मैंने बोला क्या होता है ये? इसका फॉर्मूला P4 होता है और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और टेम्परेचर को कम करने के लिए इसको हम कहाँ रखते हैं? पानी में रखते हैं, वाटर में। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? एक्सप्लोसिव के और रेड पॉइजन के अंदर, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। आई होप अच्छे से समझ पाए होंगे, कॉपी पे अच्छे से नोट डाउन कर रहे होंगे। और जैसे अगर MCQ की क्लास आएगी उसको आप बहुत अच्छे से रिप्लाई भी करोगे और क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आपके रिस्पॉन्स से ही हम लोग आपको एक्स्ट्रा क्लास प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।